एरर के कौन से सोर्सेज होते हैं, हम एरर्स को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे एरर एक्यूमुलेशंस की बाय यूजिंग डिफरेंट ऑपरेशंस। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सोर्सेज ऑफ एरर। सोर्सेज ऑफ एरर बेसिकली क्या है? सोर्सेज ऑफ एरर ये है कि ऐसे एरर्स जिनके पीछे सोर्स क्या है, मतलब कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से हम लोग एरर जो है वो हमारे पास आता है और हम लोग किस तरह से उन एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट जो है वो आपके पास है क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम। जब भी हमारे पास कोई फिजिकल फिनोमेना परफॉर्म होता है सो हमारे पास क्या होता है कि हम उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं। तो जब हम लोग मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारी ऐसी फिजिकल चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं या कह देते हैं कि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही है तो जब हम उसका मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं कि फ्रीली फॉलिंग बॉडी की जो एयर रेजिस्टेंस होती है हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं। सो उस केस से जो हमारे पास एरर इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास मॉडलिंग एरर है। ठीक है। इसी तरह से अगर आप लोग बात करें इसकी फ्रीली फॉलिंग की, तो वैसे तो फिजिकल फिनोमेना में हमारे पास एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, ठीक है, वो निगलेक्ट तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उसको मॉडल डेवलप कर रहे होते हैं तो हम उसको निगलेक्ट कर देते होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारे पास फिजिकल फिनोमेना है वो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट है आपके मैथमेटिकल मॉडल के, बल्कि ऐसा नहीं होता, उसमें किसी हद तक कुछ एरर इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात है मेजरिंग टूल्स एंड मेथड्स की। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास एक मॉडल डेवलप हो गया, फिर हम उसको डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, उसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं। सो उन टूल्स और उन मेथड्स के अपने अपने एरर्स होते हैं, अपने अपने लीस्ट काउंट होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया। सो उसके रिस्पेक्ट से जो आपके पास एरर इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि ये आपके पास डेटा एरर है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास थर्ड टाइप होती है ये होती है ह्यूमन एरर। ठीक है, सो ह्यूमन एरर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये ब्लंडर्स होते हैं जो हमसे बाय मिस्टेक हो जाते हैं। मतलब हम ज़्यादा ध्यान ना दें या कुछ ऐसा हो जाए, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, सो उसको हम लोग ह्यूमन एरर्स बोलते हैं। सो इन तीनों एरर्स को मिला के जो हमारे पास एरर बनता है वो है इन तीनों सोर्सेज को मिला के जो हमारे पास एरर बनता है वो है इनहेरिट एरर्स। सो इनहेरिट एरर्स को हम किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं? उसके लिए बेसिक प्रोसीजर यही होता है कि हम लोग इन तीनों चीज़ों को, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से जाके रीचेक करें कि आइदर जो हमने परफॉर्म किया है वो ठीक है या नहीं है, या एरर किस हद तक है। अगर थोड़ा एरर हो तो हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर एरर ज़्यादा हो तो हम उसको दोबारा से चेक करते हैं। ओके, अब जब आपके पास एक मैथमेटिकल मॉडल डेवलप हो गया है तो उसके बाद हम लोग उस पर अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल मेथड्स। ठीक है, जब इक्वेशंस बन गई तो न्यूमेरिकल मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं। ये न्यूमेरिकल मेथड्स वही हैं जो हम पढ़ेंगे इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल मेथड्स को लेकर चलेंगे। ठीक है, सो न्यूमेरिकल मेथड्स अप्लाई करने से जो हमारे पास एरर आता है उसमें होता है ट्रंकेशन एरर। ठीक है, ट्रंकेशन एरर क्या होता है इसको भी हम आगे जाके फर्दर डिस्कस करते हैं। देन दूसरा हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा था कंप्यूटर अरिथमेटिक्स। कंप्यूटर अरिथमेटिक्स की वजह से जो हमारा एरर इन्वॉल्व हो रहा है वो होता है राउंड ऑफ एरर। ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर्स में अगर आपके पास एक बिग नंबर मौजूद है तो वो कभी भी आपका कंप्लीट नंबर नहीं लेते, बल्कि उसको राउंड अप कर देते हैं या कट कर देते हैं। ठीक है, सो इन दोनों एरर्स को मिला के जो आपके पास बनता है वो न्यूमेरिकल एरर्स होते हैं, और अभी हम ट्रंकेशन एरर और राउंड ऑफ एरर को जाके भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो आपके पास ह्यूमन एरर होता है ये हमारे पास यहाँ पर भी इन्वॉल्व होता है, इस स्टेप पे भी। ठीक है, सो उसको हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं और ग्रॉस एरर भी कहते हैं। आप कोई भी उसको नेम साइन कर सकते हो और दे सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों केसेस में है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ट्रंकेशन एरर की, कि ट्रंकेशन एरर क्या होता है और हम उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सो ट्रंकेशन, ओके, इट इज एन एरर ड्यू टू ट्रंकेटिंग अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स टू फाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टेप्स। ठीक है, यानी हमारे पास जो एरर इन्वॉल्व होता है जब आपके पास कोई भी सीरीज होती है तो उसमें आपके पास एक इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो उसको जब आप ट्रंकेट करते हो, कम करते हो, उसको फाइनाइट स्टेप्स पे लेके आते हो ताकि वो आपके लिए हैंडल करना आसान हो। सो उसकी वजह से जो एरर आपके पास इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं कि वो आपके पास ट्रंकेशन एरर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैक्लॉरन सीरीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, ये बहुत पॉपुलर सीरीज है, ई पावर एक्स है, जो कि 1 + x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x3/3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन।
ठीक है। तो यहाँ पर वी कैन नॉट यूज इनफाइनाइट टर्म्स, ठीक है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो आप कभी भी इनफाइनाइट टर्म्स जो है वो नहीं ले सकते, आप उसको किसी ना किसी हद तक ट्रंकेट करोगे कि हाँ मुझे इतनी टर्म्स लेनी है। सो यहाँ पे हम ये कंसिडर करते हैं कि हम इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स ले रहे हैं, जो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 बाय 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। सो ट्रंकेट करने के बाद जो हमारे पास x e की पावर x है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स 3 ओवर 3 फैक्टोरियल। अब अगर आप इसका एरर फाइंड आउट करोगे तो आपकी कंप्लीट सीरीज में से हमने इस वाली टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने से जो आपके पास ट्रंकेशन एरर आएगा वो आपके पास x4 पावर से लेके इंफिनिटी तक, जहाँ तक वो सीरीज जा रही है वहां तक होगा। उसके बाद एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि हम ट्रंकेशन एरर को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। एस्टिमेट हमारे पास है e पावर 0.5, वही सीरीज है, सिर्फ हमने x की जगह पे 0.5 कंसिडर कर लिया फॉर डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स एंड कैलकुलेट रिलेटिव अप्रॉक्सीमेशन एरर। एग्जैक्ट वैल्यू e पावर 0.5 अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। एग्जैक्ट वैल्यू आपको दी हुई है जो कि 1.64872 है, 5 डेसिमल प्लेसेस तक है, और आपने इसका रिलेटिव अप्रॉक्सीमेशन एरर फाइंड आउट करना है। अब ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यहाँ पर आपके पास एस्टिमेट है जो कि हमने सीरीज को इंक्रीज करके जो वैल्यूज कैलकुलेट की, ये हमने एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट किया, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं, एंड दिस इज योर रिलेटिव अप्रॉक्सीमेशन एरर्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने सीरीज की एक टर्म ले ली जो कि फर्स्ट एक टर्म है, so उसमें आपके पास वैल्यू क्या आ गई 1। अब आप इस टर्म में से इस 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आएगा 0.64872, ठीक है, क्लियर है। अब आप दूसरी टर्म अगर लोगे तो इसमें हमने 2 टर्म्स ली, सेकंड टर्म हमारे पास क्या बनती है 1 प्लस एक्स, ठीक है। x की जगह पे आप 0.5 पुट करोगे, 0.5 पुट करने से आपके पास आएगा 1.5, ठीक है। ये टर्म आपके पास कैसे आई, जब मैंने आपको कहा था कि हम लोग एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं, एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए हमने इन दो को माइनस करना है, ठीक है। माइनस करेंगे यू विल आपके पास जो बचेगा वो आएगा 0.5। अब आपने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसके लिए भी आपने सबसे पहले इस टर्म को लिया, इसमें से आपने 1.5 को सब्ट्रैक्ट किया, सो आपके पास ये वाली टर्म बच गई, ठीक है। अब आपने फाइंड आउट करना है रिलेटिव एरर। सो रिलेटिव एरर में आपके पास कैसे फाइंड आउट करोगे, आप 0.5 को डिवाइड करोगे 1.5 से और मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके पास आंसर आएगा 33%। ओके, अब जिस तरह से हम इसकी नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे अगर आप इसको नोटिस करो कि अगर हमने 2 टर्म्स ली तो हमारे पास एरर आया 33%, 3 टर्म्स ली, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल वैसे ही होंगी जैसे मैंने आपको सेकंड स्टेप के लिए बताई हैं। 3 टर्म्स अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो हमारे पास एरर आया 7.69, 4 टर्म्स ली तो एरर आया 1.27%। इसी तरह से अगर आपके पास हमने 5 टर्म्स ली तो एरर आया 0.16%, ठीक है। सो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ टर्म्स को इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे आपका जो है वो एरर मिनिमाइज होता जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ट्रंकेशन एरर को मिनिमाइज करना चाहते हो, कम करना चाहते हो, तो आप जितनी नंबर ऑफ सीरीज लोगे, जितनी उसमें सीरीज के आपके पास टर्म्स होंगी उतना ही आपके पास एरर कम होगा। यहाँ अच्छा अब हम लोग एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल हमारे पास है गिवन दैट दिस इज इंटेग्रल, इंटेग्रल का साइन है 0 से 1/2 तक लिमिट है, ये आपके पास e की पावर x एंड x की पावर 2 है dx। इसमें आप लोगों को एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ट्रू वैल्यू, और हमें ये कहा गया है कि डिटरमिन द एक्यूरेसी ऑफ द अप्रोक्सीमेशन obtained by replacing the integrand this with the truncated Taylor series this। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमें उन्होंने ट्रंकेटेड सीरीज प्रोवाइड कर दी है जिसमें 5 टर्म्स हैं, ठीक है, और f ऑफ x आपके पास ये है। हमने क्या करना है कि हमने इस सीरीज को इस जगह पे रिप्लेस करना है, और रिप्लेस करके हमने इंटेग्रल फाइंड आउट करना है, और वहां से हम लोगों ने अपनी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग इसका एरर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास 0 पावर 1/2 है, हमने सिर्फ क्या किया, ये इसकी जगह पे हमने इस सीरीज को रिप्लेस कर दिया।
रिप्लेस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर इसका इंटेग्रल फाइंड आउट करेंगे। अब इंटेग्रल हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करते होते हैं कि ये आपके पास 1 है, 1 का इंटेग्रल होता है x, ठीक है। ये आपके पास x स्क्वायर है, सो x स्क्वायर जब हम इसका इंटेग्रल लेते हैं तो यहाँ पर आपके पास एक ऐड हो जाता है और वही ऐड होने के बाद वो पावर आपके पास डिवाइड हो जाती है। सो ये आपके पास आ गया x³ by 3। इस तरह से अगर हम x4 की बात करें तो यहाँ पर भी हमने एक ऐड किया, 5 हो गया जो कि ये है, और फिर डिवाइडेड बाय 5 और 2 फैक्टोरियल एज इट इज नीचे आ गया। उसके बाद आपके पास x6 है ओवर 3 फैक्टोरियल है, सो हमने वही सिंपली 1 को ऐड किया और ये आपके पास डिवाइड हो गया 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी 1 ऐड हुआ और ये आपके पास ये आ गया। ओके, अब हम लोगों ने पुट करनी है लिमिट्स। जब आपके पास लिमिट्स इंटीग्रल की गिवन होती हैं 0 से 1/2, तो हम लोग सबसे पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अब मैं इसकी फर्स्ट टर्म की बताती हूँ। फर्स्ट टर्म है हमारे पास x, तो लिमिट किस तरह से पुट होती है 1/2 माइनस 0। अब यहाँ पर -0 है, सो हर केस में -0 है, तो मैंने इसको अभी इस पीपीटी में लिखा नहीं है। अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मैंने सिर्फ इस टर्म को लिख के सिंप्लीफाई किया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह से, ठीक है। ये आपके पास 1/2 आ गया। यहाँ पर -0 अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, लिखोगे नहीं लिखोगे एक ही बात है, क्योंकि उसकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके सोल्यूशन के ऊपर। ओके, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया है कि आपके पास इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आपके पास 1/8 आ गया और डिवाइडेड बाय 3 था। 3 की पावर, सॉरी पावर कह रही हूँ, डिवीजन में जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हमारे पास 1 वैल्यू होती है, ठीक है। सो जब आपके पास 1 वैल्यू होगी तो ये आपके पास इन्वर्ट होके क्या बना देगी 1/3, ठीक है, इस तरह से। तो हम बात कर रहे थे इस फैक्टोरियल की कि जब आपके पास 2 फैक्टोरियल होता है तो 2 फैक्टोरियल्स मीन 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। सो ये आपके पास क्या देगा 1, और यहाँ से आपके पास 5 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10, और ये 1 डिवाइडेड बाय 2 है, होल पावर 5 है। सो 2 की जब पावर 5 होती है तो इट गिव्स यू 1 डिवाइडेड बाय 32। सिमिलरली हमने इन बाकी दो स्टेप्स के साथ भी यही वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है, ठीक है। यानी 1/2 होल पावर 7 को किया है, एंड देन 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल्स मीन 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो गया 6 मल्टीप्लाई बाय 7 गिव्स यू 42, ठीक है। इसी तरह से ये आगे भी प्रोसीड कर रहा है। अब हमने क्या किया है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। 1 डिवाइडेड बाय 2 है, 8 को हमने 3 के साथ, यानी 1/8 को 1/3 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया, आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 24 आ गया। और यहाँ पर आपके पास 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, 1 डिवाइडेड बाय 325 आ गया। सो इस तरह से फर्दर। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इस तरह से टर्म आ गई, और इसको डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आया है वो हमारे पास आया है ये एक्स डायरेक्ट की फॉर्म में। हम लोगों ने ये अप्रॉक्सीमेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम लोगों ने फाइंड आउट करना है एरर। तो एरर को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, एज यूजुअल जो हम लोग प्रीवियस कर चुके हैं। एरर है यहाँ पर आपके पास एक्सटेरिक माइनस एक्स। सो एक्सटेरिक की वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की, और ये जो आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन थी, जब आप उसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग लिखेंगे 3.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, सॉरी, ठीक है, -7। तो ये आपके पास आ गया ट्रांसलेशन एरर। राउंड ऑफ एरर की बात करते हैं। सो राउंड ऑफ एरर को समझने से पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट होना चाहिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, ठीक है, कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर क्या होता है। सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का जो आपके पास सिंटेक्स है वो आपके पास होता है प्लस माइनस सिग्निफिकेंट मल्टीप्लाई बाय बेस, और पावर में आपके पास आएगा प्लस माइनस एक्सपोनेंट, ठीक है। सो सिग्निफिकेंट क्या है, एज जो मैंने आपको प्रीवियस सेक्शन में बताया था कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं, फिर आप इसको मल्टीप्लाई बेस आपकी 10 होगी, और एक्सपोनेंट जो आपके पास पावर होती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक बहुत ही स्मॉल नंबर है, ठीक है, 0.0000। अब इसमें बहुत सारे जीरोस हैं। अब अगर आप इसकी कैलकुलेशंस कर रहे हो तो इन जीरोस को हैंडल करना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो उस केस में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को प्रेफर करते हैं। रीज़न ये होती है कि हमारे पास एक तो वो नंबर सिंप्लीफाई हो जाता है और उसको डील करना आसान होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप काउंट करो तो आपके पास पॉइंट के बाद कितने जीरोस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
ठीक है। सो वो हमने सब्ट्रैक्ट किया क्योंकि हमने पॉइंट को फ्लोट किया है राइट साइड पे। सो राइट साइड पे फ्लोट करने से आपके पास यहाँ पर पावर में चला गया -10। इसी तरह से अगर आपके पास बिग नंबर होता है तो उसमें भी आपके पास इसको काउंट करना पड़ता है, 1 2 3 4 इस तरह से आप एक एक करके काउंट करते हो। सो ये आपके पास 10 जीरोस हैं, तो हमने 5 × 10⁻10 कर दिया, ठीक है। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को लिखने का आपके पास एक कुछ चीज़ें हैं जिनको माइंड में रखना ज़रूरी होता है। अगर आपकी वो दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आपका ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखा जा सकता है। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आप उसको नहीं कह सकते कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो उसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन रूल्स बोलते हैं हम उनको। सो पहला रूल है हमारे पास दैट द इंटीजर पार्ट शुड बी 0, कि आपके पास जो इंटीजर पार्ट है वो 0 होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपके पास 0.d1 d2 d3 अप टू सो ऑन टू dn into 10⁻⁻, देन d1 इज ग्रेटर देन 0, यानी पॉइंट के बाद जो आपके पास d1 है ये ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो आपके पास पहली एग्जांपल है 0.123 × 10⁻⁴। अब यहाँ पर पहली रूल है हमारे पास दैट इंटेग्रल पार्ट शुड बी 0। तो ये आपके पास इंटेग्रल पार्ट है जो कि 0 है, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है हमारे पास, पॉइंट के बाद जो d1 है d1 ग्रेटर होना चाहिए 0 से, ठीक है। सो जब d1 ग्रेटर होगा 0 से तो यहाँ पर आपके पास क्या है 1, सो 1 0 से ग्रेटर होता है। सो ये भी हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सो ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन रूल के अकॉर्डिंग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपके पास क्या है 0.0123। अब पहली कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है दैट इंटीजर पार्ट शुड बी 0, तो आपके पास इंटीजर पार्ट 0 है। अगर आप पॉइंट की बात करें तो d1 जो फर्स्ट डिजिट है आपके पास वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से ग्रेटर होना चाहिए। सो ये आपके पास 0 है, सो ये कंडीशन हमारे पास फुलफिल नहीं करा, सो ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है 1.23 × 10⁻3। सो इसमें जो आपके पास फर्स्ट कंडीशन है दैट इंटीजर पार्ट शुड बी 0, सो वही फुलफिल नहीं हो रही, आपके पास 1 आ रहा है, ठीक है। सो ये 0 नहीं है। इसी तरह से अगर दूसरा देखा जाए तो d1 आपके पास ग्रेटर होना चाहिए 0 से, सो ये आपके पास ग्रेटर है, लेकिन पहली कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हो रही, सो ये भी आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, ठीक है। आगे मूव करते हैं रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स के ऊपर, ठीक है। आपके पास रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स क्या होती हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। सो IEEE जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का जो स्टैंडर्ड फ्लोटिंग पॉइंट के रूल्स हैं वो सबसे पहला ये है कि सिंगल प्रिसिजन। सिंगल प्रिसिजन में आपके पास 32 बिट्स होते हैं। तो उसमें जो आपके पास साइन होता है वो आइदर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो आपका कोई बिट यूज नहीं होता, अगर नेगेटिव है तो आपका 1 बिट यूटिलाइज होता है। इस तरह से एक्सपोनेंट पार्ट के लिए आपके पास 8 बिट्स होते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए आपके पास 23 बिट्स होते हैं। अगर डबल प्रिसिजन की बात करें उसमें 64 बिट्स होते हैं। सो उसमें एज यूजुअल साइन पॉजिटिव है तो कोई बिट यूज नहीं होगा, नेगेटिव है तो आपके पास 1 बिट यूज होगा। एक्सपोनेंट के लिए 11 बिट्स यूज होते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट के लिए 52 बिट्स यूज होते हैं। तो अगर आपके पास 64 बिट का जो है वो डबल प्रिसिजन आप यूज कर रहे हो, 64 बिट का पीसी है और आप उसमें नंबर लिखना चाहते हो जो कि 66 बिट का है, ठीक है। तो वो कंप्यूटर क्या करता है कि वो आपके 64 बिट्स यूज कर लेता है, लेकिन रेस्ट ऑफ द बिट्स वो नंबर आपका क्या हो जाता है, कट डाउन हो जाता है। सो इस तरह से जो एरर इन्वॉल्व होता है वो बेसिकली राउंड ऑफ एरर होता है। अब हम बात करेंगे चॉपिंग वर्सेस राउंडिंग की, ठीक है। यानी चॉपिंग और राउंडिंग में हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। चॉपिंग बेसिकली आपके पास क्या है, चॉपिंग कुछ समझने के लिए यहाँ पर जो मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ वो ई ले रही हूँ। ई हमारे पास एक नंबर है जिसकी जो डिजिट्स होते हैं वो 2.71 एंड अप टू सो ऑन जा रहे होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को ज़रूरत है कि हमने इसके फर्स्ट 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कंसिडर करना है, ठीक है। इसको कंसिडर करने के लिए आपके पास ये नंबर है, आफ्टर चॉपिंग ये नंबर क्या करेगा, ये जो आपके पास 7 के बाद वाले नंबर्स हैं इसको चॉप कर देगा, मतलब ये कि इसको कट कर देगा। आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 2.718281 आएगी। इससे जो आपके पास एरर इन्वॉल्व हो रहा है वो है 8.284499 e⁻⁻7, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एरर इन्वॉल्व हो रहा है।
अब अगर इसी तरह से हम राउंडिंग की बात करें, सो राउंडिंग में हमारे पास सेम इसी ए को हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, जिसमें आपके पास हमने 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को लेना है और इस नंबर को हमने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। सो राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये आपके पास इतने डिजिट्स जो हैं वो हम लोगों को नहीं चाहिए, हमने 7 डिजिट तक लिखना है। सो जो 8 डिजिट है आपके पास वो क्या है, 8 है। सो 8 के रिस्पेक्ट जब भी आपके पास 5 से नंबर ग्रेटर होता है तो हमारे पास जो प्रीवियस नंबर होता है उसमें एक नंबर इंक्रीज हो जाता है। सो यहाँ पर आपके पास 1 है, सो ये इंक्रीज होके 2 हो जाएगा और 2 होने के बाद आपके पास जो राउंडिंग के बाद ई की वैल्यू बची है वो है 2.7182 एंड 82, ठीक है। तो इसमें जो आपके पास एरर आ रहा है वो है -1.715499 e⁻7। ओके, अब अगर हम इनके उसकी बात करें, इनके कंपैरिजन की, तो हम लोग कभी भी चॉपिंग को प्रेफर नहीं करते, हम लोग हमेशा राउंडिंग को प्रेफर करते हैं। रीज़न ये है कि राउंडिंग के केस में कभी कभी एरर पॉजिटिव हो रहा होता है, यानी ऐड हो रहा होता है, और कभी कभी नेगेटिव के साइन के साथ हो रहा होता है, यानी सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो उस केस में हमारे पास एरर जो होता है वो बैलेंस हो जाता है। बट चॉपिंग के केस में आपके पास एरर हमेशा ऐड होता है, ऐड होने से वो एरर ऐड होते होते बहुत बड़ा एरर बन जाता है, ठीक है। तो हम लोग इन दोनों के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो हम लोग हमेशा राउंडिंग को ही प्रेफर करते हैं। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल क्या है, डिटरमिन दी 5 डिजिट चॉपिंग एंड राउंडिंग वैल्यू ऑफ इरेशनल नंबर पाई। इरेशनल नंबर है पाई, इसमें हमने 5 डिजिट नंबर लेने हैं जो कि चॉपिंग और राउंडिंग वैल्यूज हमने कंसिडर करनी है। सो पार्ट ए हम लोग करेंगे, इसमें सबसे पहले हम इसको करेंगे नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट को फ्लोट करेंगे लेफ्ट साइड पे, तो ये आपके पास नॉर्मलाइज हो जाएगा। सो नॉर्मलाइज होने के बाद इंटू 10⁻1 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, क्योंकि जब हम पॉइंट को फ्लोट करते हैं लेफ्ट साइड पे तो आपके पास 10 की जो बेस होती है वो पॉजिटिव हो जाती है। सबसे पहले हम इसको 5 डिजिट तक चॉप करेंगे। चॉप करने से हमारे पास जो 5 के बाद वाले 4 डिजिट्स हैं ये टोटली कैंसल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा 3.14 एंड 15, ठीक है। इसी तरह से अगर हम सेकंड की बात करें तो आपके पास 6 डिजिट नंबर इसमें है 9 और हमने इसको राउंड ऑफ करना है। सो 9 है, 9 ग्रेटर है 5 से, तो ये आपके पास 5 में एक ऐड करेगा। सो ऐड होने के बाद आपके पास आ जाएगा 6। इसके बाद हम लोग मूव कर रहे हैं प्रोपगेशन ऑफ एरर और एरर एक्यूमुलेशन के ऊपर। इसके अंदर हम 5 केसेस को डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस को यूज करके हमारे पास एरर जो है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ज़्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है, और इसके साथ मतलब कितना एरर एक्सेप्टेबल है, ठीक है, उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एरर एक्यूमुलेशन एंड एडिशन में। हमारे पास x1 है और x2 है जो कि दो अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं, एंड लेट y इज इक्वल्स टू x1 एंड x2, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐड कर दिए नंबर्स और यहाँ पर आपके पास e1, e2 एंड ey है, बीटा एरर्स हैं जो कि x1, x2 एंड y में है, ठीक है। और यहाँ से हमने ये चीज़ सपोज कर ली। इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो भी इट्स ओके। अब हमने क्या करना है कि इस y में से हमने इस एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। सो y माइनस ey इज इक्वल्स टू x। x1 का एरर xe1 हो गया, तो हमने x1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया e1 को, बीच में हमारे पास प्लस का साइन आया। देन x2, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया e2 को। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने इनकी ब्रैकेट्स को खत्म कर दिया। ब्रैकेट्स को खत्म करने के बाद जो टर्म्स हमारे पास बची वो है x1 माइनस e1 प्लस x2 माइनस e2। इसके बाद हम इसको x2 को यहाँ पर ले आए और e1 और माइनस e2 में से हम लोगों ने माइनस को कॉमन ले लिया है। आपके पास था माइनस e1 माइनस e2 और यहाँ से जब आप माइनस को कॉमन लोगे तो आपके पास प्लस e2 हो जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. उसके बाद यहाँ पर आपने ये जो x1 प्लस x2 है इसकी जगह पे हमने y को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। y को रिप्लेस करने के बाद ये वाला y और ये y आपका कैंसिल आउट हो गया। कैंसिल आउट करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म बची वो हमारे पास ये टर्म आ गई। यहाँ से अब नेगेटिव भी आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। नेगेटिव कैंसिल करने के बाद ई वाई इज इक्वल्स टू ई1 प्लस ई2, ये टर्म आपके पास रिमेनिंग बच गई है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ गया है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपके पास मॉड होता है एरर्स का।
सो एब्सोल्यूट एरर इस तरह से आ गया। अब हम इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं दैट ई वाई इज लेस देन इक्वल्स टू E1 प्लस E2, इस फॉर्म में आ गया। ओके, दिस रिजल्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू n नंबर ऑफ टर्म्स इफ y इज इक्वल्स टू, अगर आपके पास n नंबर ऑफ टर्म्स है यानी x1 से आपके पास xn तक जा रहा है, तो एरर भी आपके पास E1 से En तक जा रहा होगा। तो जो आपके पास रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर होगा वो आपके पास E1 E2 एंड अप टू सो ऑन टू En टर्म्स तक जा रहा होगा। अब इस चीज से हमें कंक्लूजन क्या मिलती है? इससे हमें कंक्लूजन ये मिलती है दैट इट शोज दैट द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर्स ऑफ एन अप्रॉक्सीमेट एरर डज नॉट एक्सीड द सम ऑफ एब्सोल्यूट एरर ऑफ द नंबर। मतलब कि अगर आप इन एरर्स को सबको ऐड करके उसका एब्सोल्यूट लो तो उसका आंसर, और अगर आप हर एरर को इंडिविजुअली उसका एब्सोल्यूट फाइंड आउट करो तो उससे फाइंड आउट करने से क्या होगा कि आपके पास ये कभी भी एक्सीड नहीं करेगा, मतलब लेस होगा या इक्वल होगा, ज्यादा नहीं होगा। ओके, अब हम लोग बात कर रहे थे एरर एक्यूमुलेशन एंड सब्ट्रैक्शन की। सो सब्ट्रैक्शन में भी सिंपली आपके पास x1 x2 दो अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं और y आपके पास क्या है, x1 माइनस x2। वहाँ पर हमने प्लस लिया था, यहाँ पर हमने माइनस लिया है। और आपके पास E1 E2 एंड EY भी द एरर्स इन x1 x2 एंड y रिस्पेक्टिवली। सिंपली उसी तरह से हम क्या करेंगे, y माइनस EY करेंगे, x1 में से हम E1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन सब्ट्रैक्शन का साइन होगा आपका, देन x2 एंड हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस E2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि हमने इनकी ब्रैकेट्स को रिमूव करना है। ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे जब आप, तो आपका ये वाला जो माइनस है, ओके, आपके पास जो ये वाला माइनस है, ये वाला, ठीक है, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो ये माइनस x2 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस गिव्स यू प्लस E2। ठीक है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर हमने इसको रीअरेंज किया है, x1 को यहाँ पर लिया, x2 को इधर, और यहाँ से E1 और प्लस E2 में से हमने अगेन माइनस को कॉमन किया है। माइनस को कॉमन करने के बाद आपके पास E1 माइनस E2 बच गया। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग y को रिप्लेस करेंगे। y को रिप्लेस करने के बाद y माइनस EY, और इसकी जगह पे y रिप्लेस हो गया एंड माइनस E1 माइनस E2 आपके पास आ गया। अब ये आप y कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास ये टर्म बच जाएगी, और जब आप इसकी ये सब्ट्रैक्शन के साइन को कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास फाइनल ये टर्म आ जाएगी। उसके बाद है आपके पास एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमारे पास क्या होता है, E1 माइनस E2। तो जब हम इसका सेपरेट मॉड लेंगे तो आपके पास अगेन ये वाला जो माइनस साइन है ये उस मॉड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एब्जॉर्ब होने के बाद आपको क्या देगा, प्लस E2। ठीक है, अगर आप इसके nth टर्म तक जाना चाहते हो तो आपके पास y x1 माइनस x2 अप टू सो ऑन टू xn। ई की बात करें तो ई वाई इज इक्वल्स टू E1 माइनस E2 अप टू सो ऑन टू माइनस E1। और फाइनल जो आपके पास nth का ये बनेगा एब्सोल्यूट एरर बनेगा, वो सेपरेटली प्लस के साथ बनेगा। इसका मतलब ये है कि चाहे एडिशन हो रही हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो रही हो, आपका एरर हमेशा ऐड ही हो रहा होगा, और जो भी ऐड हो रहा होगा वो आपके पास हमेशा कंबाइन एडिशन जो है वो इंडिविजुअल एडिशन से या तो इक्वल होना चाहिए या तो लेस होना चाहिए। अगर उसके बाद एरर एक्यूमुलेशन एंड मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास x1 है, x2 है, जो कि टू नॉन जीरो अप्रॉक्सीमेट नंबर्स हैं, y उनका प्रोडक्ट है। सो y इज इक्वल्स टू x1 एंड x2 हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है। E1 E2 EY उसी तरह से आपके पास एरर्स हैं x1 में, x2 में और y में। उसके बाद आपके पास y माइनस EY है, और हमने क्या किया है, x1 माइनस E1 किया है, देन मल्टीप्लाई x2 माइनस E2। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेशन बन गई। उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो x1 मल्टीप्लाई बाय x2 गिव्स यू x1 x2, then minus E1 and E2 gives you E1 E2, then x1 sorry E1 multiply by x2 and then x1 multiply by E2। तो ये आपके पास एक फॉर्मेशन बन गई। अब यहाँ पर E1 एंड E2 जो क्वांटिटीज हैं ये बहुत स्मॉल क्वांटिटीज हैं, तो हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि आपके पास जो टर्म पीछे बच जाएंगी वो आपके पास y माइनस EY इज इक्वल्स टू दिस, और बाकी सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद हमने x1 x2 की जगह पे आपने y को रिप्लेस करना है। हम रिप्लेस करेंगे, आपके पास ये टर्म बनेगी, यानी y माइनस EY इज इक्वल्स टू y माइनस E1, और बाकी एज इट इज हमने इस टर्म्स को उतार दिया। ठीक है, देन आपने यहाँ से y को कैंसिल आउट करना है। कैंसिल करने के बाद
आपके पास माइनस ई वाई इज इक्वल्स टू माइनस ई वन एक्स टू एंड माइनस एक्स वन एक्स टू आएगा। ओके यहाँ से अब हमने माइनस को कॉमन लेना है। जब आप माइनस को कॉमन लोगे सो यू आर लेफ्ट विद ई वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स वन एंड ई टू। यहाँ से आप माइनस को कैंसिल आउट करोगे सो आपके पास ये टर्म बच जाएगी। इसके बाद आपने इसका एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करना है। एब्सोल्यूट एरर आपके पास ये होता है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप कर चुके हो लास्ट लेक्चर में भी। उसके बाद आपके पास रिलेटिव एरर भी हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। सो रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। सो इस फॉर्मूला में हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर आ गया और डिवाइड बाय वाई आ गया। वाई की जगह पे हम अपनी इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने अपनी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एब्सोल्यूट एरर आ गया और ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया है कि इस वाली टर्म को दोनों के नीचे डिवाइड कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। सेपरेट करने से आपके पास x2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे x1 कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपके पास इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में बचेगी वो आएगी e1 डिवाइड बाई x1 प्लस e2 डिवाइडेड बाई x2। उसके बाद आपने मॉड्स को सेपरेट कर देना है। मॉड्स को सेपरेट करने के बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन आती है? कंक्लूजन इसकी ये है कि विच शोज दैट द रिलेटिव एरर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नॉन जीरो अप्रोक्सीमेट नंबर्स, यानी इन दो का जो अप्रोक्सीमेट नंबर्स का जो रिलेटिव एरर है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए इनके इंडिविजुअल सम से, ठीक है। या तो इक्वल होगा या तो लेस होगा, एक्सीड नहीं करेगा। अगर इसी तरह से हम अगर इसको nth टर्म तक लेके जाना चाहें तो हम इसको लेके जा सकते हैं, यानी y इज इक्वल्स टू x1 अप टू सो ऑन टू xn। x1 x2 xn कभी भी जीरो नहीं हो सकती और यहाँ पर x i इज इक्वल्स टू जीरो है और i आपके पास अप्रोच कर रहा है 1 से लेकर n तक, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव एरर को अगर आप लिखना चाह रहे हो nth टर्म तक तो हम उसको इस तरह से e1 डिवाइड बाई x1 अप टू सो ऑन टू en डिवाइड बाई xn तक लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरर एक्यूमुलेशन इन डिवीजन की, ठीक है, कि डिवीजन में हम लोग एरर को कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर भी वही x1 x2 दो नॉन जीरो अप्रोक्सीमेट नंबर्स लेने के बाद आपने क्या करना है, y भी देयर डिवीजन। y आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाय x2 और e1 e2 ey आपके पास एरर है x1 x2 एंड y रिस्पेक्टिवली। ये चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इन चारों के लिए ये स्टार्ट वाली चीजें एक जैसी हैं, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। अब हमने y माइनस ई किया और ये जो टर्म है x1 इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट किया e1 को और x2 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया e2 को। उसके बाद हमने क्या किया कि ये जो आपके पास टर्म है x2 माइनस e2 इसको हम लोग ले गए ऊपर। ये डिवीजन में थी, पावर इसकी 1 थी, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसमें से x1 को कॉमन लेना है। अब यहाँ पर हम x1 कैसे कॉमन ले सकते हैं? अब यहाँ पर तो x1 नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर e1 के साथ x1 को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो इस केस में हमारे पास यहाँ से x1 आ जाएगा कॉमन, पीछे हमारे पास बचेगा 1 माइनस e1 डिवाइडेड बाय x1, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने x1 को कॉमन ले लिया, ये टर्म आपके पास बची। यहाँ से आपने x2 पावर -1 को कॉमन ले लिया तो आपके पास ये टर्म बची। अब ये जो आपके पास टर्म है इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे बायनॉमियल एक्सपेंशन। बायनॉमियल एक्सपेंशन हमारे पास क्या होती है, a प्लस माइनस b होल पावर n a n प्लस माइनस n a n माइनस 1। अगर तो आपके पास प्लस का साइन होगा तो इन सब टर्म्स में प्लस का ही साइन आएगा, लेकिन अगर आपके पास माइनस इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म में माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, देन माइनस एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से टर्म्स चलती रहेंगी। अब हम लोगों ने इस टर्म को क्या करना है, बायनॉमियल एक्सपेंशन इसके ऊपर अप्लाई करना है। बायनॉमियल एक्सपेंशन जब हम लोगों ने अप्लाई किया तो ये वाली टर्म हमारे पास ट्रीट हुई एज एन, इसको हमने ट्रीट किया एज एन ए, इसको हमने ट्रीट किया एज अ बी और ये जो पावर है ये आपके पास क्या है, n है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास a की जगह पे हमने रिप्लेस किया 1 को, पावर आपके पास n थी तो यहाँ पर हमने -1 को रिप्लेस किया, देन आपके पास सब्ट्रैक्शन का साइन आया, देन अगेन हमारे पास -1 आएगा क्योंकि पावर है n है, देन a की जगह पे 1 रिप्लेस हुआ। इस तरह से पावर में n-1 है सो -1 अपनी जगह पे है, n की जगह पे -1 किया और b की जगह पे हमने e2 ये वाली टर्म इन्वॉल्व होगी।
तो बाकी भी हमने टर्म को इसी तरह से आगे किया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टू टर्म्स को कंसिडर करेंगे, बाकी टर्म्स को हम हायर पावर्स को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। सो इग्नोर करने के बाद जो हमारे पास टर्म बची, तो ये हमारे पास रेस्ट क्या आ गया, 1 प्लस e2 डिवाइडेड बाय x2। सो यहाँ से अब हमने सिंपली जो प्रीवियस इक्वेशन थी उसमें इसकी जगह पे, इस टर्म की जगह पे हमने इसको रिप्लेस किया है, ठीक है। इसको रिप्लेस करने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये सिंप्लीफाई हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 गिव्स यू 1, 1 मल्टीप्लाई बाय e2 दिस गिव्स यू दिस, एंड माइनस e1 over x1 multiplied by 1 gives you e1 divided by x1, and this term multiplied by this term gives you this। यहाँ पर e1 e2 अगेन इन्वॉल्व हो रहे हैं। e1 e2 हमारे पास बहुत स्मॉल क्वांटिटीज हैं, सो इनके एरर से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, सो हम इसको क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर करने से हमारे पास जो टर्म्स बच गई वो हमारे पास ये वाली फॉर्मेशन बच गई। अब इसमें क्या करेंगे, x1 और x2 को हम हर टर्म्स के साथ सेपरेटली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। सेपरेटली अंडर मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वाली टर्म्स बच गई, यानी x1 x2 -1 आ गया, ठीक है। इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे किस तरह से, कि ये जो आपके पास नेगेटिव पावर्स के साथ टर्म है इसको हम लोग ले जाएंगे नीचे पॉजिटिव में। सो सबसे पहले आप इसको या तो पॉजिटिव में पहले लेके रिप्लेस कर लो या पहले रिप्लेस करके कर लो, एक ही बात है। तो हमारे पास y x1 ओवर x2 था, तो यहाँ पर -1 के साथ है, तो एक ही बात है, हमने रिप्लेस किया और बाकी टर्म्स हमारी ऐसे ही आ गई। नेक्स्ट स्टेप में हमने इस x2 को नीचे ले गए, ठीक है, हमने इसकी पावर को पॉजिटिव किया और यहाँ पर भी x2 की पावर को हमने पॉजिटिव किया, तो आपके पास ये बच गया। अब हम लोगों ने क्या किया कि इस टर्म को यहाँ ले गए, इस टर्म को यहाँ ले गए, यानी आपने माइनस को वो किया है, कॉमन लिया है। माइनस को कॉमन लेने के बाद हम लोगों ने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, कैंसिल करना है माइनस साइन को। कैंसिल करने के बाद हमारे पास जो फाइनल फॉर्मेशन बचेगी वो ये वाली फॉर्मेशन बचेगी। उसके बाद रिलेटिव एरर की बात करते हैं। रिलेटिव एरर वही आपके पास होगा और यहाँ पर हमारे पास ई वाई में हम लोग ये वाली टर्म्स लेंगे, ठीक है। ओके यहाँ पर ई वाई में हमारे पास ये वाली टर्म आ गई जो पीछे हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, और उसके बाद आपके पास वाई में x1 बाय x2 आ गया। हम लोग क्या करेंगे कि इस टर्म को उठा के ऊपर लेके इन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि जब भी आपके पास डिवीजन में कोई टर्म होती है हम उसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो वो इन्वर्ट हो जाती है, इन्वर्ट होगी। अब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अंदर मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि ये वाली टर्म इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो ये फॉर्मेशन बनेगी, और ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ये फॉर्मेशन बनेगी। इसके बाद हम लोग कैंसिलेशन करेंगे, क्रॉस कैंसिल में x2 भी कैंसिल हो जाएगा, x1 भी, यहाँ से x2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल जो आपके पास टर्म बची वो आपके पास ये वाली टर्म बची, ठीक है। सो रिलेटिव एरर में एज यूजुअल जो आपके पास नेगेटिव साइन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है मॉड में, और आपके पास प्लस साइन बच जाता है। सो जो आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है उसमें भी आपके पास जो रिलेटिव एरर है कंबाइन का, वो आपके पास कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए इंडिविजुअल रिलेटिव एरर के। अब हमारे पास फाइनल केस है पावर एंड रूट्स का। यहाँ पर आपके पास x जो है वो अप्रोक्सीमेट नंबर है, y भी आपके पास एक नंबर है, सच दैट y इज इक्वल्स टू xn वेयर n इज अ रियल नंबर, ठीक है। सो इसमें आपके पास एक एरर होगा जो कि x के अंदर होगा e, और ई y एरर होगा जो कि y के अंदर है, ठीक है। सो हमने y में से सब्ट्रैक्ट किया ई y को, और ये जो टर्म थी आपके पास इसमें से हमने x माइनस ई होल पावर n आ गया, ठीक है। यहाँ से अब हम एक्स एन को उसी तरह से कॉमन लेंगे। जब हमने एक्स एन को कॉमन लिया तो ये वाली टर्म हमारे पास अगेन बच गई, और इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे बायनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। बायनोमियल एक्सपेंशन अप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास जो टर्म्स आ गई वो ये वाली टर्म्स आ गई, और यहाँ पर भी हम लोग दो टर्म्स को कंसिडर करेंगे ताकि हमारे पास जो है वो हैंडल करना आसान हो, बाकी हायर टर्म्स को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो आपके पास टर्म्स आई वो एक्स एन 1 माइनस एन ई डिवाइड बाई एक्स, ये वाली टर्म्स बच गई, ठीक है। बचने के बाद हमने क्या किया कि आपने जो एक्स एन था हमने उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से आपके पास एक्स एन माइनस 1 आ गया। यहाँ पर हमने एक्स एन की जगह पे वाई को रिप्लेस किया और बाकी वो टर्म्स ऐसे ही आई है। इसके अलावा हम लोगों ने y को कैंसिल किया, माइनस माइनस को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास
ये वाली फॉर्मेशन आ गई कि हमने इसका रिलेटिव एरर फाइंड आउट किया। रिलेटिव एरर फाइंड आउट करने के बाद इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये वाली टर्म कि जब आपके पास बेसिस सेम होती हैं तो आपके पास पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके पास था xn-1, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हुई, तो इसको हम सेपरेटली लिखेंगे, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा xn से, तो ये चीज़ इससे कैंसिल हो गई, तो वी आर लेफ्ट विद ne एंड x⁻⁻1, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे करने के बाद आपके पास दोबारा से हम x को डिवीजन में लेके चले गए, यानी ne डिवाइड बाई x, और यहाँ पर आपके पास n का मॉड आ गया और e डिवाइड बाई x का आ गया। सो इससे हमें कंक्लूड क्या किया हमने, दैट रिलेटिव एरर ऑफ nth पावर ऑफ n अप्रॉक्सीमेट नंबर्स इक्वल n टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ दैट नंबर, यानी इस नंबर का जो n टाइम्स होगा वो आपके पास रिलेटिव एरर जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। सो ये टोटल हमारे पास 5 केसेस थे जिसको हमने डिस्कस किया है।